आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय कुलपति प्रोफेसर सोना झरिया मैडम, जिला परिषद अध्यक्ष जॉयस मैडम, डॉक्टर सुशील मरानी सर, जिला परिषद उपाध्यक्ष सर, आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे समाज सेवक जॉन सोरेन और मेरे जितने भी समस्त कॉलेज सिद्धो कानून विश्वविद्यालय से यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में जितने भी वक्ताओं ने अपने व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया, उससे मुझे जो अनुभव मेरे पास है और जो अनुभव मैं लेकर जाऊंगा वो निसंदेह बहुत ही महत्व रखता है। आज के इस कार्यक्रम में जब मुझे आमंत्रण दिया गया प्रोफेसर सत्यम और सिद्धो जी की तरफ से, तो यह कार्यक्रम बहुत ही अचानक से जैसे होता है निर्धारण हुआ, लेकिन अभी जिस तरह से मैं देख रहा हूँ ये बहुत सफल हो रहा है। मैं कुछ बातों को यहाँ रखूंगा जो 9 अगस्त से जुड़ा हुआ है और आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। मैंने रिसर्च की बात सुनी, वो मेरे जहन में थी, मैं सोचता भी था कि रिसर्च होता क्या है। सबसे पहले मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि 9 अगस्त की जो इतिहास के बारे में चर्चा हुई वो निसंदेह दिसंबर 1994 का ही वह वर्ष था जब दुनिया में संयुक्त राष्ट्र को सोचने पर विवश होना पड़ा। वह वर्ष 1994 था कि एक दिवस इस प्रकार से मनाया जाए जो विश्व के आदिवासियों के लिए। संयुक्त राष्ट्र को विवश क्यों होना पड़ा, इस पे हमें भी सोचना होगा कि विश्व के संयुक्त राष्ट्र संघ जो पूरी दुनिया के समाज को, राज्यों को दिशा निर्देश जारी करता है, उसने विश्व आदिवासी दिवस की कल्पना की और उसको फलीभूत होने में अभी भी अपना योगदान वह दे रहा है। 2 बातें यहाँ पर उठी और ये 2 बातें इसलिए उठी क्योंकि निसंदेह पूरे विश्व में जहाँ भी आदिवासी हैं वे या तो विस्थापन का शिकार हैं, या शोषण का शिकार हैं, या पलायन के शिकार हैं, या और भी जितनी भी समस्याएं हैं जो वे आए दिन अपने जीवन में देखते हैं। तो यूएन ने जब 9 अगस्त की कल्पना की रचना को साकार किया तो उसने 2 बातों को रखा, और वो 2 बातें क्या थी? यूएन ने पहला रखा कि प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, कि जितने भी आदिवासी हैं दुनिया के, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, इसलिए हम इस दिन का आयोजन करें। दूसरा, कि जितने भी आदिवासी समाज से वैसे व्यक्तित्व या फिर वैसे व्यक्ति जिन्होंने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं और आदिवासी समाज के साथ साथ मुख्य समाज के प्रति भी योगदान दिया है, उनके योगदानों को भी हम मान्यता दें। यह वह दिन है 9 अगस्त जिसकी कल्पना को हम आज साकार कर रहे हैं। यह दोनों ही बातें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक घटना हमारे अपने विश्वविद्यालय के साथ इस राज्य की भी है जो आज हमें सोचने पर विवश ही नहीं करती है और हमें मान्यता के साथ एक गौरव का अनुभूति प्रदान करती है। वह क्या बात है? वह यह है कि इस राज्य के राज्यपाल भी एक आदिवासी हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री भी एक आदिवासी हैं और हमारे सिद्धो कानून विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति भी आदिवासी हैं। यह वह भावना है जो हमें विवश करती है कि आज आदिवासी किस मुकाम पर खड़े हैं और अपने दायित्वों का वो निर्वहन कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की, तो रक्षा किन अर्थों में और किन विषयों में हम करें? विषय बहुत वृहद है, वह शिक्षा भी है, शोषण भी है, स्वास्थ्य भी है, पर्यावरण भी है। आदिवासियों को पूरे विश्व में प्रकृति पूजक ही माना जाता है।
प्रकृति पे निर्भर है, यानी पर्यावरण को संरक्षित करते हैं और पर्यावरण के साथ चलकर अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। आज जब माननीय कुलपति महोदय ने जब कहा कि एक विषय उठकर अभी आ रहा है मुख्य धारा के विद्वानों के समक्ष कि यह जो आदिवासियों में जो रोगों से लड़ने की प्रवृत्ति है, जिसको अंग्रेजी में रिसिलेंस कहते हैं, मैडम जब कहा तो मैंने उस चीज़ को देखा कि रिसिलेंस मैं समझ रहा था, लेकिन मैं अपने आप को कंफर्म करना चाहता था कि रिसिलेंस का मीनिंग क्या है। मेरी शंका दूर हो गई, तो मैं स्पष्ट हो गया। उनका जो व्यक्तित्व था वो स्पष्ट है कि वो इसी बात को रखना चाह रही है। तो विषय यह है कि आज पूरी दुनिया में आदिवासियों को सोचा जा रहा है, उनको समझने का प्रयास किया जा रहा है कि इस कोरोना के महामारी में और साथ में जितनी भी प्राकृतिक आपदाओं में आदिवासियों में ऐसी कौन सी खासियत है कि वे अपने अस्तित्व के साथ अपने जीवन की रक्षा कर पा रहे हैं, क्यों उनमें यह प्रतिरोधक क्षमताएं हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि यह जो प्राकृतिक जीवन जीने की हमारी शैली है, यह निसंदेह उनमें यह प्रवृत्ति उत्पन्न करती है, उनमें यह प्रतिरोधक क्षमता उन्हें नैसर्गिक अपने समाज से प्राप्त हुई है, उनके जीवन आचरण से मिला है, उन्हें प्रकृति ने उन्हें प्रदान किया है। लेकिन माध्यम क्या है, वह उनकी जीवन जीने की कला है। वह चाहे भोजन में हो या रहन सहन में हो या फिर जो आदिकाल से उनके जीवन में था, लॉकडाउन का जो एक नियम है, जो आज वर्तमान में हम लोग लॉकडाउन कहते हैं। आदिवासी समाज में, वो कोई भी आदिवासी समाज हो, उन्होंने जब इस घटना के बारे में जाना, वो निसंदेह अपने स्वतः उन्होंने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन अपने अंदाज में घोषित कर दी। मैं एक उदाहरण दे दूं कि वर्तमान में जो यह महामारी का दौर चल रहा है, इसमें आदिवासी समाज में हमने देखा कि क्या वो लोग कर रहे हैं। गाँव में वो घोषणाएं कर दे रहे हैं 10 दिनों के लिए, 14 दिन के लिए, और वो भी पालन हो रहा है, निरामिष रहना है, कोई भी मांस मछली का भोजन नहीं खाना है, किसी भी घर में नहीं पकेगा। ये सारी कुछ चीजें हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से सोचने पर विवश करती हैं कि ऐसी क्या खासियत है। तो यह है हमारी सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने की वैसी व्यवस्था जो हमारे यहाँ प्रशासनिक, उसको बोलते हैं ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें उनकी अपनी एक व्यवस्था है जो ईश्वर सर ने कही, त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है। मांझी व्यवस्था है, उसी तरह दिसम मांझी व्यवस्था है, और एक है परगना व्यवस्था। तो ये तीनों ही व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो नियंत्रित करती हैं। मैं यह संताल समाज के उदाहरण से प्रस्तुत कर रहा हूँ। निस्संदेह वो मुंडा में भी है, वो उरांव में भी है, वो हो में भी है, वो पहाड़िया में भी है, यानी आदिवासियों में यह खासियतें। अब हमारा दायित्व क्या है? आज अगर हम यहाँ पर उपस्थित हैं और 9 अगस्त के इस कार्यक्रम को हम आयोजित कर रहे हैं, तो विश्वविद्यालय की एक उपलब्धि को मैं और जोड़ दूँ, चूँकि संताल अकादमी का मैं निर्देशक भी हूँ। तो माननीय कुलपति महोदय का विचार जो है वो राज्यपाल के ही विचार के अनुरूप है। वो इसलिए है कि अभी आदिवासियों के भाषाओं के ऊपर तीसरा दशक को लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है, जो भाषा पे केंद्रित होगा और उसको संरक्षित करने का होगा। तो यह इसलिए भी है कि अगर भाषा विलुप्त होती है तो एक संस्कृति विलुप्त होती है। वो सिर्फ भाषा नहीं है, भाषा से एक संस्कृति है और संस्कृति से एक समाज है, वो समाप्त हो जाएगा। तो उसको संरक्षित करना है। और तीसरा दशक जो संयुक्त राष्ट्र घोषणा करने वाली है, वो भाषा को संरक्षित करने का है। तो उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अपने स्तर से संताल परगना डिवीजन में जितने भी जनजातियां हैं, उनकी भाषाओं के साथ उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए, उनके राजनीतिक ज्ञान के संरक्षण के लिए, उनके दार्शनिक विचारों के संरक्षण के लिए, उनके इतिहास के संरक्षण के लिए सभी विषयों को निर्धारित करके कार्य का दायित्व सौंपा गया है। निस्संदेह आने वाले दिनों में वह शायद फलीभूत होगा और हमें देखने का अवसर मिलेगा जब हम एक ही साथ, एक ही जनजाति की नहीं बल्कि यहाँ जितनी प्रकार की जनजातियाँ प्रवास करती हैं वह यहाँ पर अध्ययन में आएंगी,
जिनके बारे में हम सामाजिक दृष्टिकोण को उनके बारे में जान पाएंगे, उनके आर्थिक दृष्टिकोण को जान पाएंगे, उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को जान पाएंगे, उनके दार्शनिक दृष्टिकोण को जान पाएंगे। ये सारे दृष्टिकोण को हम विश्वविद्यालय अपने योगदान के द्वारा यह प्रयासरत है और कर रही है। विस्थापन एक दंश है जो इस क्षेत्र में मेरा भी अपना अनुभव रहा, लेकिन मैं इस पे जानकारी यहाँ प्रस्तुत कर दूं। यूएन चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो 2007 में अडॉप्ट हुआ, उसके आर्टिकल 10 में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी राज्य के अंतर्गत रहने वाले आदिवासी को उनके सहमति के बगैर उस क्षेत्र से विस्थापित नहीं किया जा सकता। यह यूएन का वो आर्टिकल है जो मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने जितने भी समस्त भाइयों और बहनों, जितने भी हमारे हैं समाज में, वो निसंदेह उनके तक संदेश जाए कि राष्ट्र से ऊपर भी एक नियंत्रण करने वाली संस्था है जो पूरी दुनिया के जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए या किसी भी नागरिक के लिए है। उसमें आदिवासियों के लिए उल्लेख करके आर्टिकल 10 में स्पष्ट है कि उनके प्रवास के क्षेत्र से उनकी सहमति के बगैर उनको विस्थापित नहीं किया जा सकता। दूसरा आर्टिकल 13 है कि किसी भी राज्य का यह दायित्व है कि वह अपने देश में, अपने राज्य में रहने वाले आदिवासियों का मौलिक अधिकार का हनन ना हो, उसकी रक्षा करना उसका दायित्व है। ये दोनों ही बातें ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगी और मैंने सोचा आज इसको आपके समक्ष प्रस्तुत करूं और पूरी दुनिया इस बात को एहसास करे कि हमारे लिए यह नीतियां हैं। अब उसको किस प्रकार से हम उपयोग में लाएं या फिर उसके बारे में हम आज जानकारी को संचार में और बांटे, जिससे लोग इस बात को समझ सके कि हमारे लिए बहुत सारे नियम हैं, कानून हैं जो हमें शक्ति प्रदान करती है। और मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के तहत जितने भी हमारे सहयोगी अग्रज आए हुए हैं, यह कार्यक्रम हमें निसंदेह उस जगह तक आज जहाँ तक भी स्थापित करेगा, वो आने वाले दिनों में और भी संदेश लोगों तक पहुँचेगा। और मेरा अपना निजी और व्यक्तिगत यही राय है कि हम हर कोई अपने स्तर से जहाँ से योगदान हम दे सकते हैं, हमारा अगर शिक्षा का क्षेत्र है तो हम शिक्षा के क्षेत्र से योगदान दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जिला परिषद राजनीति से हैं, ये वहाँ से योगदान दे रही हैं। हमारे उपाध्यक्ष आए हैं जिला परिषद, वहाँ से दे रहे हैं। यानी हर कोई शिक्षा के क्षेत्र से, चिकित्सक है हमारे डॉक्टर सुशील मराठी सर, ये चिकित्सा के क्षेत्र से दे रहे हैं। तो हर कोई अपना योगदान अपने जगह से दे। वह एक एक योगदान जब संयुक्त एक जगह इकट्ठा होगा तो पूरे समाज का योगदान